Unacademy. Let's crack it. हेलो साथियों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देशों के समूह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। समूह ये भी इंगित करते हैं कि किस दिशा में शक्ति का स्थानांतरण हो रहा है या शक्तियों का गठन हो रहा है। लेकिन कई बार शक्ति संतुलनों को बनाए रखने के लिए, साधने के लिए या बदलने के लिए भी समूहों में बदलाव आपको देखने को मिलते रह सकते हैं या पहले भी मिलते रहे हैं। हाल ही में एक ऐसे ही बदलाव की बात आई है जहां पर ब्रिक्स समूह को 5 सदस्यों से बढ़ा करके 11 सदस्यीय समूह बनाए जाने की बात कही गई है। तो हाल ही में जो बैठक हुई है उसमें ब्रिक्स समूह में अब सदस्यों की संख्या बढ़ करके 11 आपको देखने को मिल सकती है। तो आज के इस डिस्कशन में हमें जानेंगे कि कौन कौन से देश हैं जो इसमें शामिल किए जाने हैं और 2024 से जब अगला जो कार्यकाल आएगा उसमें आपको कितने देश दिखाई दे सकते हैं, उन देशों की वैश्विक स्तर पर भूमिका कहां पर दिखाई देती है। इसके अलावा भारत को अगर आप इस संदर्भ में देखेंगे तो चूंकि ब्रिक्स के समूह में रूस और चीन भी शामिल है, भारत भी है, तो भारत के लिए किस तरह से ये वर्तमान समूह चुनौती पेश करता है या सहयोग करता है, और अगर इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी तो भारत के लिए क्या लाभकारी होगा या चुनौतियां लेकर के आएगा, जानेंगे आज के इस डिस्कशन में। टॉपिक है ब्रिक्स का विस्तार भारत के लिए अच्छा या बुरा। ये सवाल बहुत आम है, पूछा जा सकता है आपसे कि अगर ब्रिक्स समूह का विस्तार किया जाना है तो क्या भारत के लिए उपयोगी होगा या भारत इसको किस तरह से देखता है। क्या इसको एंटी पश्चिमी ब्लॉक के रूप में हम देख रहे हैं, पश्चिमी देशों के कई सारे समूह है, G7 है या कुछ और हैं, तो क्या इसको उसके उस समूह के विरोध में देखा जाना चाहिए। कई सारे विश्लेषकों ने ऐसी टिप्पणी की है, हम आज समझेंगे। तो हाल ही में क्या हुआ है, प्रमुख जो ब्रिक्स के देश हैं और उनके जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने जोहानिसबर्ग घोषणा में सम्मेलन के बाद कुछ बातें सामने रखी हैं। उन्होंने कहा है कि अब इस समूह को 5 देशों से बढ़ा करके 11 देशों तक विस्तारित कर दिया जाएगा। अभी के लिए अगर 5 देशों को आप देखते हैं, कौन कौन से देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश इस समूह के सदस्य हैं। अब इसमें 6 नए देश और जोड़े जाने हैं। उनके नाम अगर आप देखें तो अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2024 से इसमें शामिल हो जाएंगे और इसके बाद जो अगली बैठकें होंगी उसमें हिस्सा लेना शुरू कर देंगे, अपनी राय देना शुरू कर देंगे। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अगर हम इसके एक्सपेंशन को देखें तो कौन कौन से देश यहाँ आ जाएंगे। रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है और ब्राजील अभी है और साउथ अफ्रीका भी है। अब इसमें अर्जेंटीना बढ़ रहा है, इथियोपिया बढ़ रहा है, सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, है ना, ये देश आ जाएंगे और एक ग्रुप बड़ा हो जाएगा। तो ब्रिक्स का जो ग्रुप है आगे बढ़ने जा रहा है, इसकी उत्पत्ति क्या है, यहाँ से शुरू करें, मामले को पूरा समझे, तब हम वर्तमान दौर में आकर के इसकी स्थिति को, इसकी प्रासंगिकता को और इसके बढ़ने के क्रम को समझ पाएंगे और इसके महत्व को जान पाएंगे। देखिए, ब्रिक्स जो समूह है ये बेसिकली ब्रिक शब्द से बना है। ब्रिक यानी एक तरह से कह सकते हैं ईंट, ईंट मिलकर के बनता है, ईंट मिलकर के दीवार बनती है। तो ब्रिक शब्द जब इसको कहा जाता था तब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था, ठीक है। तो 2001 में एक पेपर प्रकाशित होता है गोल्डमैन सैचस के अर्थशास्त्रियों के द्वारा और उसमें ये अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती प्रगति पर चर्चा करते हैं और ये बताते हैं कि भारत, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका तो उस समय इसमें शामिल नहीं था, भारत, रूस, ब्राजील और चीन, इन देशों की अर्थव्यवस्था आने वाले 50 सालों में टॉप लेवल अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं घटनाक्रम आगे बढ़ता है और 2006 में ब्रिक के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है और ये एक औपचारिक रूप देते हैं इस समूह के गठन को। और उसके बाद अगले कुछ वर्षों में इसकी बैठकें होना शुरू हो जाती है। इसका जो पहला शिखर सम्मेलन था वो 16 जून 2009 को होता है, ये येकातेरिनबर्ग रूस में, है ना। और 2009 के बाद फिर इसमें हम देखते हैं कि अगला देश भी शामिल हो जाता है, साउथ अफ्रीका, और फिर वो इसके बाद वाली बैठक में 2010 में
को शामिल करते हैं और 2011 की बैठकों में वो भी हिस्सा लेना शुरू कर देता है। ब्रिक्स का महत्व क्या है? ब्रिक्स का महत्व समझिए तो वैश्विक आबादी, क्योंकि भारत और चीन अगर इसमें शामिल हो जाते हैं या शामिल हैं जैसे कि, तो भारत और चीन की आबादी वैसे भी विश्व में सबसे बड़े देशों में शामिल है जहां पर आबादी बहुत है। फिर रूस आ गया, ब्राजील आ गया और साउथ अफ्रीका आ गया। तो जो आबादी है लगभग 41% तक आ जाती है विश्व का। वैश्विक जीडीपी के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 24% जीडीपी है। समझ रहे हैं? और वैश्विक ट्रेड में अगर आप देखते हैं तो लगभग 16% वैश्विक ट्रेड का हिस्सा भी यहाँ पर बनता है। पॉपुलेशन वाइज अगर समझे तो 3.6 बिलियन पीपल यानी कि लोग यहाँ रहते हैं। एरिया वाइज 39.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी 29% के आसपास एरिया बना देता है। और अगर आप जीडीपी देखें तो 16.8 ट्रिलियन यानी 15% के आसपास आ जाती है, जो लगभग 16% यहाँ पर दी हुई है, 15 से 16 के आसपास। तो वैश्विक स्तर पर अगर आप देशों को सोचे तो कितने सारे देश मौजूद हैं, लेकिन जो बड़े देश एक ग्रुप में अगर शामिल हो जाते हैं तो उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। और खासतौर पे चीन और भारत अगर इसमें शामिल हैं तो इसका वेटेज आप समझ पाएंगे, रूस भी है। अब सवाल आएगा कि अगर इसका विस्तार किया जा रहा है तो इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए, इस विस्तार से क्या लाभ होंगे, बाकी के देश अगर इसमें जुड़ जाएंगे तो क्यों जोड़ना चाहिए, अभी ठीक तो चल रहा है। देखिए ब्रिक्स का बड़ा होना और ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप वर्तमान समय में भी देखते हैं तो शंघाई सहयोग संगठन जैसे जो समूह हैं या G7 जैसे जो समूह हैं, अभी के समय ही संगठन उससे काफी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। और भारत ने इन 6 सदस्यों में से जो 4 सदस्य हैं उनके साथ अपने रणनीतिक संबंध भी बहुत मजबूत कर रखे हैं। यानी अगर भारत के नजरिए से हम देखें, देखिए हम भारत के एंगल से ही चीजों को देखेंगे, बाकी देशों का होना विश्लेषण का विषय बनता है, लेकिन हमारे लिए किस तरह से देखना है, प्रश्न हमसे कैसे पूछे जाएंगे, भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा। तो भारत की अगर आप देखते हैं तो सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, ईरान के साथ और मिस्र के साथ पहले से ही रणनीतिक साझेदारी मौजूद है। तो अगर ये देश यहाँ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारत को इसमें बल मिलता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये देश भारत के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। अगर आप आसियान का मैप देखें, जहां हमने पीछे चर्चा की विस्तार के रूप में कि अभी ही ये जो ग्रुप है इससे बड़ा दिखाई देता है, तो आसियान के कौन कौन से 10 देश इसमें शामिल हैं? सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। इनसे भी बड़ा है और भारत के समर्थन में भी है देश, तो भारत इसमें सीधे तौर पर ऐसे विरोध नहीं करेगा। हालांकि ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में जो तनातनी चल रही है, या ब्राजील इतना इच्छुक नहीं था कि दक्षिण अमेरिका से एक और देश उसमें लिया जाए, तो जरूर एक बात यहाँ पर निकल के आई थी। उसके विरोध के बावजूद, विरोध या कहें असहमति या इतना ज्यादा संतुष्ट ना होने के बावजूद उसको शामिल करने की बात कर ली गई है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समूह को G7 के विरोधी समूह के रूप में रेखांकित कर रहे हैं, लेकिन भारत का दृष्टिकोण यहाँ थोड़ा सा अलग है। भारत इसको पश्चिमी गुट G7 के विरोध में नहीं देखता। इनफैक्ट अगर आप फ्रांस को लेकर देखेंगे तो फ्रांस को लेकर भी ऐसी बात हो सकती है कि फ्रांस इसमें शामिल होना चाहे, या फ्रांस ने ऐसा कहा भी है कि वो इस तरह के किसी समूह का सदस्य बनना चाहता है, बशर्ते वो G7 का भी सदस्य है, P5 का भी सदस्य है ना। तो नए सदस्यों को क्षेत्रीय विविधता और व्यापक भौगोलिक दायरे के लिए रखा जाएगा और इसका विस्तार भी होता हुआ आपको दिखेगा। कई बार ब्रिक्स में ऐसा भी कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल देशों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई देता, तो सऊदी अरब और यूएई के आने के बाद थोड़ा सा प्रतिनिधित्व भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 6 देशों का अगर आप महत्व ही यहाँ पर देखें तो अर्जेंटीना को अभी के लिए अगर आप देखते हैं तो 610 बिलियन यूएस डॉलर जो है उसकी जीडीपी है, और लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दूसरा अगर आप इथोपिया को देखते हैं तो ये नाइजीरिया के बाद अफ्रीका में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मिस्र की रणनीतिक जो भौगोलिक अवस्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस कैनाल वहां से होकर के जाती है।
लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती हुई, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये जो हिस्सा है रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच का, ये वैश्विक व्यापार का लगभग 12% हिस्सा कवर करता है, यानी इस क्षेत्र से होकर के गुजरता है, जहां पर लगभग कंट्रोल मिस्र के हाथ में रहता है। क्योंकि सुएज कैनाल यहाँ है, यहाँ आपको ये सिनाई पेनिनसुला दिख रहा है जो कि मिस्र का भाग है, तो क्षेत्र की वहां पर या मिस्र की वहां पर जो एक पकड़ है वो अपने आप में तो है ही। इसके अलावा ईरान को देखते हैं, तो ईरान का थोड़ा सा सिस्टम अलग है, मतलब बाकी देशों के तो संबंध यूएसए के साथ या पश्चिमी देशों के साथ बेहतर है, लेकिन ईरान के अच्छे नहीं दिखाई देते। तो ईरान की जो जरूरतें हैं वो चीन के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर होती जा रही है, क्योंकि अगर वो साथ नहीं देंगे तो चीन यहाँ पर मदद देगा। चीन इनको कर्जों से निकलने में मदद देता है, चीन इनको ज्यादा से ज्यादा फंडिंग देता है। अभी हाल ही में अर्जेंटीना का अगर आप उदाहरण देखते हैं तो अर्जेंटीना के ऊपर आईएमएफ का जो लोन है वो डिफॉल्ट होने जा रहा था, तो चीन ने वहां पर फिर मदद की। तो ऐसी कई सारी मदद है जिसके चलते चीन इन देशों के साथ संबंधों को बेहतर रखता है। बेहतर रखता है से ज्यादा अच्छा शब्द होगा कि अपनी पकड़ बना करके रखता है, और निवेश भी है। सऊदी अरब और यूएई को अगर आप देखते हैं तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए फिर ज्यादा वित्तीय संसाधन जुड़ सकते हैं इनके शामिल होने के बाद, ऐसी भी उम्मीद जताई गई है। तो ब्रिक्स ने इसका समाधान भी कर ही दिया है कि मुस्लिम बहुल देशों का प्रतिनिधित्व कम है या नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण क्यों है? पहला तो भू राजनीतिक के निहितार्थ है, में आप देशों को समझिए कि कहां कहां से आते हैं। सऊदी अरब, ईरान, यूएई, इजिप्ट, ऐसे देशों के शामिल होने से कई तरह की स्थितियां बदल सकती हैं। अगर कोई देश दूसरे को पसंद नहीं कर रहा, मानी सऊदी अरब पसंद नहीं कर रहा ईरान को, दोनों ही शामिल हो जाएंगे, एक टेबल पर आ जाएंगे, बातचीत में शामिल होंगे, फर्क पड़ेगा। भारत के किसी देश के साथ नहीं बनती, उसमें और भी ऐसे सदस्य शामिल होंगे जो भारत की बातों का समर्थन करेंगे। चीन के साथ अलग तरह से जो संबंध है वो डेवलप होंगे, चीन के पक्ष में भी लोग आएंगे, चीन से और अलग तरह से बात होगी। तो ओवरऑल जो आप देखते हैं उससे एक रास्ता निकलता है उन अलगाव या बिखरे हुए देशों को एक साथ लाने का। ठीक, मुद्रा का भी डाइवर्सिफिकेशन दिखाई देगा, अलग अलग तरह की करेंसी यहाँ पर आकर के जुड़ेगी, और ईरान की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। अगला क्या है? वैश्विक शासन सुधार की दिशा में भी प्रयास ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे देश जब एक साथ आएंगे तो उनकी बात अगर सहमति बनती है तो विश्व के ऊपर भी एक तरह का दबाव बनाने का काम कर सकती है। दूसरा, मौजूदा गठबंधनों पर भी एक तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा, बाकी की जो गठबंधन है, और एक अलग समूह का विस्तारित होना बाकी देशों से भी बड़ा हो जाएगा, तो उनकी बात को और ज्यादा सही तरह से सुना जाएगा। और भविष्य का विकास करने में ये अर्थव्यवस्थाएं, चूंकि इतना बड़ा ब्रिक्स समूह का महत्व है, वो प्रयास करेगा। तो भविष्य के लिए डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे हम इकोनॉमी से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करेंगे, कैसे डेवलपमेंट को सही करेंगे, और डेवलपमेंट को कैसे पर्यावरण से होने वाले नुकसान से जोड़ेंगे, इन सभी दिशा में भी प्रयास होते हुए आपको दिख सकते हैं। तो कारण यही है कि वैश्विक प्रभाव के लिए चीन का रणनीतिक प्रयास लगातार चलता रहता है। चीन चाहता है कि और से ज्यादा देश जुड़े, तो चीन की इसमें सहमति बनती हुई दिखती है। अन्य समूहों में सीमित विकल्प है, तो यहाँ पर ब्रिक्स का विस्तार करना चाहता है। पश्चिम विरोधी भावना यहाँ पर दिखाई देती है, और वैश्विक दक्षिण एकता की भावना दिखाई देती है। पश्चिम विरोधी विस्तार तो रूस और चीन जहां एक पक्ष में हो गए वो तो दिखाई ही देगा आपको। हालांकि भारत का स्टांस हमेशा क्लियर रहा है, उसने कभी भी इस तरफ या इस तरफ का झुकाव नहीं दिखाया। वो इस विषय को विकास के मुद्दे से जोड़ करके देखता है। अगर भारत का स्टांस आपको यहाँ पर लिखना पड़ जाए तो लिखिएगा कि भारत इस मुद्दे को विकास के दृष्टिकोण से देखता है। अर्थव्यवस्थाओं का डेवलपमेंट कैसे हो, आपस में कैसे सहयोग की भावना बढ़े, कैसे लोगों को ज्यादा फंडिंग मिल सके देशों को, कुछ ऐसी स्थितियां। तो भारत के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, जब इस तरह से कई सारे देश एक साथ आ जाते हैं तो एक तो बड़ा प्रभाव यही होगा कि भारत को यहाँ पर संतुलन बनाने की आवश्यकता पड़ेगी कि एक तरफ भारत यानी कि किसी एक दिशा में झुकता हुआ ना दिखे। तो भारत इस नीति को अपना करके चीन को भी संतुलित कर सकता है और अपने पक्ष को भी मजबूत कर सकता है। दूसरा, ब्रिक्स को एक गैर पश्चिमी ब्लॉक के रूप में भारत देखता है। जैसा हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि विशेषज्ञों का कहना है कि ये पश्चिमी जो देश है उनके विरोध में दिखाई देता है। भारत इसको
क्या कहता है, गैर पश्चिमी ब्लॉक, यानी उनसे कोई मतलब नहीं है, हमारा विस्तार एक अलग उद्देश्य के लिए किया गया है। हालांकि चिंताएं ये है कि ब्रिक्स चीन की ओर से ब्रिक्स चीन की ओर अधिक झुक सकता है, क्योंकि ऐसे भी देश आ रहे हैं अर्जेंटीना या बाकी के जहां पर चीन का निवेश ज्यादा है। ऐसा हो सकता है कि एक तरफा गुट बन जाए। हालांकि इस ग्रुप में जो मेन बात है वो यही भारत ने भी कही है कि हमें आम सहमति से ही कोई काम करना है, तो ऐसा ना हो कि किसी एक देश के कहने पर काम हो रहा है। आम सहमति बना करके जब सभी सहमत होंगे तब उस पर फिर काम किया जाएगा। तो इस दिशा में और भी जो देश है उनको शामिल करने के लिए फिर चीन ने भी सहमतियां दी है, जिनमें भारत चाहता था कि वो देश शामिल हो। एक निष्कर्ष समझ ले, अगर आपको उत्तर को फ्रेम करना पड़ जाए तो आप अंत में क्या लिखेंगे, ब्रिक्स लिख सकते हैं। ब्रिक्स का विस्तार वैश्विक बहुध्रुवीयता की दिशा में एक प्रयास का प्रतीक है, जहां पर ऐसा ना हो कि कुछ ही क्षेत्र से देश आते हैं, बल्कि ये कहा जा सकता है कि विश्व के खास तौर से वो देश जो विकासशील हैं उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। दूसरा, जैसे गठबंधन बढ़ेगा या ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज को मजबूत करते हुए प्रतिनिधित्व और प्रभाव को बढ़ावा देता है। ये ग्लोबल साउथ जो एक टर्म है वो बेसिकली विकासशील देशों के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ऐसा मान करके चलते थे कि एक समय यूरोप जो कि उत्तरी ग्लोब में आता है तो उसका प्रभुत्व शुरू से रहा है, यूएसए का रहा है। ये मान के चलते ग्लोबल साउथ यानी दक्षिणी जो देश वैश्विक स्तर पर विकासशील है उनको बढ़ावा दिया जाएगा, एक टर्म है। उसमें ऐसा नहीं करना है कि ये देश यहाँ से क्यों आ रहा है, वो देश वहां से क्यों आ रहा है, ठीक है। फिर भी चीन का बढ़ता प्रभाव ब्रिक्स के भीतर शक्ति संतुलन और सदस्य देशों पर इसके प्रभाव के बारे में वैध चिंताएं पैदा करता है। निश्चित तौर पर करता है, पहले भी करता रहा है। हालांकि भारत को ये देखना है कि कितने देश हैं जो भारत के पक्ष में आ सकते हैं, क्योंकि रूस का झुकाव ऑटोमेटिक चीन की तरफ रहा है, क्योंकि भारत खुल करके चीन की तरह रूस का समर्थन नहीं कर सकता, या भारत खुल करके अमेरिका का विरोध नहीं कर सकता। तो भारत की नीति हमेशा ही संतुलन की रही है, अमेरिका से भी अच्छे संबंध है, रूस से भी अच्छे संबंध है, चीन से भी संबंध बेहतर करने की कोशिश रहती है ना। तो विकासशील देश होने के नाते ये दायित्व भी होगा, एक जिम्मेदारी भी होगी और एक उद्देश्य भी होगा कि कैसे एक संतुलन साध करके चीजों को मैनेज किया जाए। एक सवाल लिख लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। ब्रिक्स के विस्तार से जहां विकासशील देशों के लिए एक मंच के रूप में उसकी स्थिति मजबूत हुई है, वहीं भारत को सावधान रहने की भी आवश्यकता है। और ये जो कीवर्ड है इसको ध्यान से देखिए, आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, यानी ये नहीं है कि जो स्टेटमेंट दे दिया है वो सही है उसके पक्ष में लिख डाला पूरा। आलोचनात्मक विश्लेषण का मतलब ही हुआ कि आपको पहले इसका महत्व बताना है कि हाँ ऐसा क्यों हुआ है, उसके बाद आप अगले पार्ट में आकर के लिखेंगे कि भारत को सावधान रहने की आवश्यकता है, और अगर ऐसा कहा गया है तो क्यों है और क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है, उसके साथ ही आप इस उत्तर को पूरा करेंगे, ठीक है। तो आप इसको लिखने का अभ्यास कीजिए, बताइएगा कि ये सेशन आपके लिए कितना उपयोगी साबित होते हैं, क्योंकि अभी हम पिछले सप्ताह तक हमने आपके लिए स्पेशल सेशन स्पेशल क्लासेस रखी थी, तो ऐप के माध्यम से आप उन क्लासेस में जुड़े थे और लाइव जो इंटरेक्शन आपके साथ हुआ था उसमें उत्तर आपको मैंने वहीं पर दिए थे, कई सारे विद्यार्थी जुड़े हैं। तो इसमें ये है कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं देख लूंगा और अगले सेशन में जहां आवश्यक होगा उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को भी बता दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले सेशन में, पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, शुक्रिया।